नमस्कार दोस्तों, 3 अक्टूबर 2020 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज डिस्कशन में आपका स्वागत है। सारी इंपॉर्टेंट न्यूज में आज आपको बताऊंगा। 6 से 7 इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। आगे बढ़ने से पहले लेक्चर की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मुझे मैसेज करके अपनी ज्वाइनिंग क्वेरीज पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए चैनल मेंबर भी बन सकते हैं। भैया, ये जो बर्निंग टॉपिक है हाथरस गैंग रेप, इसके ऊपर मैं आज एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको अवेलेबल कराने की कोशिश करूंगा, जहां पे मैं बताऊंगा कि शुरू से लेके एंड तक एक्चुअली में यहां पे हुआ क्या। अब कल एक न्यूज आई थी कि जो आपके कांग्रेस के प्रेसिडेंट है राहुल गांधी जी और उनकी जो बहन है प्रियंका गांधी वाड्रा, वो लोग हाथरस जा रहे थे, उनको हाथरस में एंट्री नहीं दी। साथ साथ अभी तृणमूल कांग्रेस के एमपीज भी विक्टिम से मिलने के लिए हाथरस जा रहे थे, इनको भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ने वहां जाने से रोक दिया। बहुत ही इमीडिएट बेसिस पे लेट नाइट कमीशन कराया गया इस गर्ल का, बहुत ही अनफॉर्चुनेट हुआ इसके साथ। और उसके बाद जो यूपी गवर्नमेंट की हैंडलिंग है, अब ये तो बात है कि देखिए यूपी गवर्नमेंट बहुत प्रोएक्टिवली इस केस को परस्यू कर रही है। अब यहाँ पे हमेशा जो इन चीजों में होता है कि जो रिस्पॉन्सिबल था उस समय पे उसको सस्पेंड कर दो, तो स्टेट गवर्नमेंट ने हाथरस के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस विक्रम वीर और 4 दूसरे ऑफिशियल्स को नेग्लिजेंस के लिए सस्पेंड कर दिया। बट इनको सस्पेंड करने से क्या होगा, जो एक्चुअली में इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको लिए सजा दीजिए। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई गई है, इसकी पहली रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है। अब यहां पे इस इशू को बहुत हद तक पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। आपको पता है कि यूपी में जो गवर्नमेंट है वो बीजेपी की गवर्नमेंट है। बीजेपी सेंटर में क्या कर रही है आप सबको पता है, इससे अपोजिशन बहुत परेशान है। तो अब बीजेपी की गवर्नमेंट को आड़े हाथों लेना है, तो जितनी भी अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस जगहों पे पहुंच रही है। अब कहीं ना कहीं देखिए, अगर कुछ गलत हुआ है तो उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो अगर बाहर से लोग जाके इस अफेक्टेड फैमिली के मेंबर से मिलना चाहते हैं तो उनको मिलने देना चाहिए, लेकिन उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। बुलगधी नाम का ये गांव है जहां पे जो सिचुएशन है बहुत टेंस चल रही है। तृणमूल कांग्रेस के एमपीज इस विक्टिम की फैमिली से मिलने की कोशिश कर रहे थे, जाने की कोशिश कर रहे थे, इनको रोक दिया गया है। राज्यसभा के जो एमपी है मिस्टर एमपी डेरेक ओब्रायन, इनको भैया धक्का मार के पुलिस, मतलब धक्का मुक्की चल रही। कांग्रेस के एमपी भी गए, राहुल गांधी जी गए थे, कल न्यूज में था। अभी तृणमूल कांग्रेस के एमपी जिसमें से एमपी डेरेक ओब्रायन है, आम आदमी पार्टी के जो मेंबर्स हैं, पीस पार्टी ऑफ इंडिया के जो मेंबर्स हैं, सब लोग जाके विक्टिम की फैमिली से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। मिस मॉन्डल करके भी एक एमपी है, ये भी जाने की कोशिश कर रहे थे, इनको एसडीएम प्रेम प्रकाश मीना ने रोक दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ये बाहर के लोगों को उस विलेज तक पहुंचने की कोशिश नहीं करने, पहुंचने नहीं देना चाह रहा। उसका रीजन ये है कि कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट देखिए यहाँ पे क्या बोल रही है कि अगर ये लीडर्स वहां पे पहुंचते हैं तो ये भड़काऊ भाषण देंगे, अगर ये भड़काऊ भाषण देंगे तो कास्ट कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ सकता है। ये एक रीजनिंग आ रही है स्टेट गवर्नमेंट की, ये कुछ हद तक सही भी है। दूसरी चीज, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है प्रोएक्टिव लेवल पे इस केस को सॉल्व करने के लिए, इस चीज पे भी ध्यान देना उतना ही इंपॉर्टेंट। एक लड़की का गैंग रेप हुआ, उसको मार दिया गया, तो जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलता तब तक तो भाई किसी का शांत होना बैठता है नहीं। तो जरूर यहां पे स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ा कांड हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बाकी पार्टी के मेंबर्स इन जगहों पे जाके भड़काऊ भाषण दे के चीजों को इंसाइट करने की कोशिश करने की अगर सोच रहे हैं तो भाई देखिए वो भी गलत है। ठीक है, यहां पे एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की हैंडलिंग भी गलत है। अगर कोई जा रहा है तो उसको आप जाने से रोक नहीं सकते। अगर कोई विक्टिम के फैमिली से मिलना चाहता है तो उसको मिलने से रोकना ठीक नहीं है। हाँ, अगर वो भड़काऊ भाषण देने लगे तो आप उनको रोको, लेकिन आपने जाने से रोक दिया, इस चीज को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। जंतर मंतर पे भी प्रोटेस्ट हुआ इस वुमेन की डेथ को लेके, और हमारा देश, मैं कहूंगा अनफॉर्चुनेटली है, ऐसे प्रोटेस्ट निर्भया केस में भी हुए थे 2012 में, और अब 2020 8 साल बाद भी ऐसे केस हमको देखने को मिलते हैं। तो थोड़ा सा ठीक है ना कि मूड सा खराब करने वाली बात है। भगवान करे जल्दी ही इसमें कुछ इंसाफ निकल के आए, देखते हैं क्या निकल के आता है। जो सेकंड न्यूज है वो है 16% ऑफ द पीडीएस राइस स्टॉक्स इन एमपी अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। भाई एक इंस्पेक्शन कराया गया है मध्य प्रदेश में। ये जो इंस्पेक्शन कराया, ये किसने कराया, तो इंस्पेक्शन कराया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने। कहां पे कराया, तो मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में कराया। किस चीज का कराया, कि भैया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए जो भी अनाज दबा के रखा जाता है उस अनाज का इंस्पेक्शन कराया गया है। अभी इंस्पेक्शन हुआ है 2.747 लाख मेट्रिक टन का, 52 डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ है।
इसमें पाया गया कि 1.806 लाख मेट्रिक टन तो खाने के लिए ठीक है, आप इनको लोगों के अंदर बांट सकते हो। 0.494 लाख मेट्रिक टन को आपको रिप्लेस कराने की जरूरत है मिलर्स से। अभी देखिए, जो भी ग्रेन्स को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर लोगों को बांटा जाता है, उनको बांटने से पहले उसकी प्रॉपर प्रोसेसिंग होती है। तो दाल की प्रोसेसिंग होगी, आपकी जो व्हीट है उसकी प्रोसेसिंग होती है। इस प्रोसेसिंग के दौरान कुछ लोग इन्वॉल्व होते हैं जिनको मिलर्स कहा जाता है। तो ये बोला गया कि जो 0.494 लाख मेट्रिक टन ऑफ ग्रेन है, ये पूरी तरीके से खराब नहीं हुआ है, इसको प्रॉपर तरीके से प्रोसेस करा के इशू किया जा सकता है। तो इस 0.494 लाख मेट्रिक टन को बोला गया कि इसको मिलर्स को वापस करिए, इनसे प्रोसेस करा के प्रॉपर यूजेबल फॉर्म में इनसे लीजिए। और ये बोला गया है कि जो 0.457 लाख मेट्रिक टन के जो अनाज है, दिस इज बियॉन्ड पीएफए लिमिट। पीएफए क्या है? प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्टरेशन। यानी कि ये जो 0.457 लाख मेट्रिक टन है, ये इशू करने के लायक नहीं है, ये कंज्यूम करने के लायक नहीं है। तो जो प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन जो एक्ट है, उसके अंदर प्रॉपर गाइडलाइंस लिख रखी है कि भैया कौन सा खाना आपको किस हद तक वो खराब ना हुआ हो, किस हद तक वो लोगों के अंदर बांटने लायक हो। क्योंकि जो फूड ग्रेन्स है वो हमेशा तो सही नहीं रह सकते ना, एक टाइम के बाद वो खराब हो जाएंगे। तो ये बोला गया है कि जो टोटल 2.747 लाख मेट्रिक टन का जो इंस्पेक्शन हुआ है, इस इंस्पेक्शन में से लमसम कितना 0.457 लाख मेट्रिक टन यूजेबल नहीं है, इसको इशू नहीं किया जा सकता। तो ये फेंकेगा ही। तो लगभग 16.6% के राइस स्टॉक्स ये काम के नहीं है। बाकी 18% के जो स्टॉक्स हैं ये रिप्लेसेबल हैं, और बाकी ये जो 1.806 लाख मेट्रिक टन है, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा यहां पे बोला जा रहा है। लेकिन एक चीज है कि ये जो 0.457 लाख मेट्रिक टन के जो स्टॉक्स हैं, भले ही ये अनफिट हो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, इनको लाइव स्टॉक को, कैटल को और पोल्ट्री को फीड किया जा सकता है। तो ये पूरी तरीके से भी बर्बाद नहीं होंगे, कहीं ना कहीं ये यूज हो जाएंगे। जनरल स्टडीज पेपर 3 में पीडीएस स्कीम के अंदर ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको काम आएगी। देखिए, इश्यूज रिलेटेड टू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शनिंग, लिमिटेशंस, बफर स्टॉक्स, फूड सिक्योरिटी, इंपॉर्टेंट चीज है। कब भैया, अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच लड़ाई होते 5 दिन से ज्यादा हो चुका है। आर्मेनिया ने अजरबैजान के ऊपर इल्जाम लगाया है, ये जो डिस्प्यूटेड नगोर्नी काराबाख वाला रीजन है, यहां पे जबरदस्ती अजरबैजान लड़ाई को बढ़ा रहा है। ये रहा आर्मेनिया, ये रहा अजरबैजान। ये जो लाल रंग का पोर्शन आपको यहां नजर आ रहा है ना, इसको लेके यहां पे लड़ाई चल रही, इसको बोला जाता है नगोर्नो काराबाख रीजन। यहां पे आपको कैस्पियन सी नजर आ रहा है। अजरबैजान की जो राजधानी है वो है बाकू, आर्मेनिया की जो ये राजधानी है वो है येरेवान। ठीक है, आप देखोगे दोनों का सदर्न बॉर्डर, आर्मेनिया का भी सदर्न बॉर्डर और अजरबैजान का भी सदर्न बॉर्डर कौन है? ईरान। नदर्न बॉर्डर देखा जाए तो अजरबैजान के नदर बॉर्डर में रशिया और जॉर्जिया पड़ता है, आर्मेनिया में जॉर्जिया पड़ता है, और आर्मेनिया के वेस्ट में पड़ता है आपका टर्की। इन लोकेशंस को याद रखिएगा, चूंकि ये बहुत ज्यादा न्यूज में है। तो एक एमसीक्यू बन सकता है कि कौन सी कंट्रीज में कौन कौन सी उसके नेबर्स हैं। तो भाई इंटरनेशनल कॉल्स उठ के आ गई हैं कि दोनों नेबर शांत रहें, लड़ाई बंद हो। यहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है ओएससीई मिंक्स ग्रुप। इस ओएससीई का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। ओके, तो ये 1992 में बना था। जब बना था तो इसका नाम क्या था? कॉन्फ्रेंस ऑन सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, सीएससी। अब इसको बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, ओएससी। इसका काम क्या है? पीसफुल negotiated resolution to conflict between Azerbaijan and Armenia over Nagorno Karabakh region। तो भैया इस ऑर्गेनाइजेशन में रसिया, फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स बहुत ज्यादा प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व हैं। इन्होंने ये बोला है कि भैया तुरंत हॉस्टिलिटीज को बंद करो, सब्सटेंसिव निगोशिएशन शुरू करो, सीज फायर करो, ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर निकल के आ रहा है, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने एक स्टेटमेंट इशू किया है कि ये जो नाटो मेंबर है टर्की, ये अजरबैजान को ओपनली सपोर्ट करता है। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि टर्की मिलिटेंट्स को डिप्लॉय कर रहा है सीरिया से काराबाग के कॉन्फ्लिक्ट में। तो इस चीज के अगेंस्ट टर्की को एक वार्निंग इशू की है फ्रेंच प्रेसिडेंट ने कि आप ये मत करिए। सीधी सीधी बात है, अगर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच की लड़ाई एक लिमिट से ज्यादा बढ़ी तो कहीं ना कहीं टर्की और रशिया इन्वॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि कुछ दिन पहले एक न्यूज निकल के आ रहे थे कि आर्मेनिया के एक फाइटर जेट को टर्की ने शूट डाउन कर दिया, ऐसा आर्मेनिया ने बोला। बाद में टर्की ने बोल दिया कि हमने कोई प्लेन शूट डाउन नहीं किया। अभी बातचीत यहां पे दोस्तों ये कि टर्की एक नाटो का मेंबर है और रशिया ने एक ट्रीटी साइन कर रखी है आर्मेनिया के साथ। तो आर्मेनिया के ऊपर अटैक होता है मतलब रशिया के ऊपर अटैक है।
तो अगर टर्की प्रोएक्टिवली आर्मेनिया के अगेंस्ट इन्वॉल्व होगा तो रशिया के ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि वो भी इस वॉर में इन्वॉल्व हो, और अगर टर्की रशिया इन्वॉल्व हो गए तो एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट निकल सकता है। तो कहीं ना कहीं इस कॉन्फ्लिक्ट को शुरुआत में ही रोकने की जरूरत है। आर्मेनिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट इशू किया फ्राइडे को, क्या बोला? कंट्री स्टैंड्स रेडी टू एंगेज विद को-चेयर्स ऑफ ओएससी मिन्स्क ग्रुप टू एस्टैब्लिश अ सीज फायर regime based on 1994-95 agreements. Armenia remains committed to a peaceful resolution of Nagorno-Karabakh conflict. जो डेडली क्लैशेस थे वो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में हुए। 200 जाने जा चुकी हैं, जिसमें से 30 सिविलियंस की मृत्यु हो चुकी है अब तक इस कॉन्फ्लिक्ट में। तो कहीं ना कहीं ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये ब्लडी होता जा रहा है, इसको रोकने की जरूरत है। फिर आगे एक स्टेटमेंट निकल के आ रहा है, इमैनुअल मैक्रोन सेज इस्लाम इन क्राइसिस अनवीज एंटी रेडिकलिज्म प्लान। इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट है, वो ये बोल रहे हैं कि देखिए फ्रांस के अंदर जो मुस्लिम्स हैं उन मुस्लिम्स को एक लिबरल आइडियोलॉजी को फॉलो करना चाहिए। कहीं ना कहीं जो फ्रांस की बेसिक वैल्यूज हैं वो सेक्युलर वैल्यूज हैं, और जो इस्लाम है कहीं ना कहीं वो फ्रांस के अंदर रेडिकल हो रहा है, ऐसा इमैनुअल मैक्रोन साहब कह रहे हैं। इसीलिए इमैनुअल मैक्रोन साहब ने ये बोला है कि देखिए हमें फ्रांस की सोसाइटी को कुछ इस तरीके से बनाना है कि वो सेक्युलर हो, यहाँ पे हर धर्म के लोग, चाहे वो क्रिश्चियनिटी के हो चाहे वो इस्लाम के हो, साथ साथ रहें। इसीलिए इस्लाम जो फ्रांस के अंदर प्रैक्टिस किया जाता है उसको लिबरल होना चाहिए, वो रेडिकल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे एक नेशन वाइड प्रोग्राम चलाने की बात कर रहे हैं, जहां पे मैक्रोन साहब कह रहे हैं कि फ्रांस के अंदर जो भी स्कूल्स है और मॉस्क है जहां पे रेडिकल और एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस टीचिंग दी जाती है उसको बंद किया जाएगा, उसको इरेडिकेट किया जाएगा। कहीं ना कहीं मुस्लिम्स को इकोनॉमिक और सोशल मोबिलिटी दी जाएगी ताकि वो अपने व्यू पॉइंट को इवॉल्व कर सके। ठीक है, पब्लिक देखिए जो रेडिकलाइजेशन की भावना है ये आपकी सोसाइटल हार्मोनी को कम कर देती है। अगर सोसाइटल हार्मोनी को आपको मेंटेन करना है तो रेडिकलाइजेशन कम करना पड़ेगा। इसके लिए जितने भी धर्म के लोग हैं आपस में एक दूसरे के साथ दोस्ती के साथ रहें, धर्म के नाम पे आप लोगों के बीच में फर्क नहीं होना चाहिए। तो यहां पे 3 से 4 चीजों को रोकना पड़ेगा, जैसे आपका घेटोइजेशन को रोकना पड़ेगा। अब देखिए यहां पे क्या बोला मैक्रोन साहब, क्या बोल रहे हैं? ही सेड एक्सट्रीमिस्ट वर सीकिंग to indoctrinate new converts across the country, which has one of the largest Muslim populations in Europe. He denounced a trend of Islamist separatism that flouts French rules and seeks to create a counter society holding its own laws above the other. तो मैक्रोन साहब ये बोल रहे हैं कि फ्रांस के अंदर एक ऐसा मुस्लिम तबका उठ के आ रहा है जो मुस्लिम पॉपुलेशंस को एक अलग तरीके की एजुकेशन देने की बात कर रहा है, एक अलग तरीके का इस्लामिस्ट सेपरेटिज्म के फिनोमिना को पुश दे रहा है, जो कि गलत है। उनका यह बोलना है कि फ्रांस की सोसाइटी एक सेक्युलर सोसाइटी है, यहाँ पे सेक्युलर नियम कानून के हिसाब से रहेंगे, सब लोग एक जैसे रहेंगे। तो ये नहीं हो सकता कि कुछ अलग लॉस बन गए और वो लॉस नेशनल लॉस से अलग हो गए, ये चीज नहीं हो पाएगी। तो क्या बोल रहे हैं मैक्रोन साहब? दिस फॉर्म ऑफ सेक्टेरियनिज्म ऑफन ट्रांसलेट्स इनटू चिल्ड्रन बीइंग केप्ट आउट ऑफ स्कूल and use of sporting, cultural and other community activities as pretext to teach principles that do not conform to the law of the republic. कहीं ना कहीं मैक्रोन साहब ये बोल रहे हैं कि सेक्टेरिज्म के चलते बहुत सारे जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज के बच्चे हैं, जो मुस्लिम फैमिलीज के बच्चे हैं, उनको स्कूल जाने नहीं दिया जाता है, उनको घर पे इस्लामिक टीचिंग दी जाती है, जिसकी वजह से उनका रेडिकलाइजेशन होता है। ये नहीं हो सकता है। 1905 का जो फ्रांस का लॉज है उसने साफ साफ बोला है कि चर्च विल बी सेपरेटेड फ्रॉम द स्टेट, जो गवर्नेंस है और जो रिलीजन है वो अलग होगा। तो किसी भी धर्म के लॉ के हिसाब से कानून नहीं चलता, चाहे वो चर्च का लॉ हो चाहे वो इस्लामिक फेथ का लॉ हो। तो कहीं ना कहीं जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहां पे स्क्रूटनी की जाएगी। एक बच्चे की होम स्कूलिंग आप नहीं करा सकते अनटिल एंड अनलेस उस बच्चे को कोई हेल्थ की प्रॉब्लम हो। फिर जो भी कम्युनिटी एसोसिएशंस है, खासकर जो इस्लामिक कम्युनिटी एसोसिएशंस है जिनको स्टेट सब्सिडी मिलती है, गवर्नमेंट का पैसा मिलता है, उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाएगा जिसमें लिखा होगा कि वो केवल सेक्युलर एजुकेशन को प्रमोट करेंगे। जो फ्रांस रिपब्लिक के जो बेसिक प्रेमाइसेस हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उनको प्रमोट करेंगे। अगर वो कोई भी सेक्टेरियन चीज करते हैं तो उनके खिलाफ हार्श पेनाल्टीज लगाई जाएंगी। जो रिलीजियस सिंबल्स की जो वेयरिंग है उनको रोका जाएगा। द न्यू मेजर्स विल आल्सो इंक्लूड अ बैन on the wearing of religious symbols for employees of subcontractors providing public services such as transport operators. देखिए हुआ क्या कि जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग स्टाफ है फ्रांस में, जैसे बस ड्राइवर्स वगैरह हैं, वहां पे उन्होंने मतलब अब देखिए फ्रांस एक यूरोपियन इकोनॉमी है, वहां पे हर तरीके के राइट्स हैं, तो वहां पे लेडीज को अधिकार है कि वो किसी भी तरीके के कपड़े पहन सकते हैं। तो कुछ इस तरीके के इंस्टेंसेस देखने को मिले जहां पे एक कंजर्वेटिव पर्सन ने एक बहुत ही रिवीलिंग ड्रेस पहनने वाली लेडी को टोक दिया कि आप बस में नहीं चढ़ सकते हो। अब वो उस लेडी का अधिकार है, वो एक डेमोक्रेसी में रहती है, वो जो पहनना चाहे वो पहने। वो जो ड्राइवर है वो क्या सोचता है
कि भाई ये तो मेरे धर्म के सिद्धांतों के अगेंस्ट है, ये तो बहुत ही ज्यादा रिवीलिंग है और मैं तो एक कंजर्वेटिव अप्रोच का इंसान हूं। तो इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। ये साफ साफ बोल दिए मैक्रोन साहब ने। मैक्रोन साहब ने बोला कि डेमोक्रेसी है फ्रांस और यहाँ पे सबको बराबर बराबर का अधिकार है, कहीं पे भी पब्लिक में रिलीजियस सिंबल्स को डिस्प्ले करने की आपके पास आजादी नहीं होगी, चाहे वो किसी भी रिलीजन के सिंबल्स। फिर कहीं ना कहीं घेटोइजेशन को रोकने के लिए मैक्रोन जी प्लान बना रहे। घेटोइजेशन क्या होता है कि देखिए, जब एक कम्युनिटी इकोनॉमिकली आइसोलेट हो जाती है, अंडर प्रिविलेज हो जाती है, तो अर्बन एरियाज में पर्टिकुलर सा इलाका बन जाता है जहां पे वो बहुत ज्यादा डेंस पॉपुलेशन में रहने लगती है। इसको घेटोइजेशन बोला जाता है। ओके, तो अगर आप देखोगे मुंबई में बहुत से ऐसे छोटे छोटे डेंस स्लम्स बने हुए हैं जहां पे कोई एक कम्युनिटी डोमिनेंट है, तो क्रिश्चियन कम्युनिटी डोमिनेंट, जैसे क्रिश्चियन चॉल्स मिल जाएंगे आपको, मुस्लिम चॉल्स मिल जाएंगी, तो वहां पे सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं। तो ये क्या होगा, ये घेटोइजेशन हो गया। कहीं ना कहीं इसके बनने की वजह क्या है कि इनको सोशल राइट्स नहीं मिले, लीगल राइट्स नहीं मिले, इकोनॉमिक राइट्स नहीं है इनके पास, मतलब इनके पास ऐसी कंडीशंस आ गई कि इनको इस तरीके से रहना पड़ रहा है। इस चीज को रोकने की जरूरत है और इसके लिए प्रॉपर नियम कानून बनाने की बात कर रहे हैं मैक्रोन साहब। फिर भाई हांगकांग से एक न्यूज निकल के आ रही है। नेशनल चाइना डे था 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बना था। तो यहां पे हांगकांग में कुछ बवाल हुआ है। हांगकांग में बहुत सारे प्रो डेमोक्रेसी जो सपोर्टर्स थे जो सड़कों पे उतर आए इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए, चाइना के नेशनल डे को प्रोटेस्ट करने के लिए, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया है। हांगकांग में सिक्योरिटी लॉ लग चुका है दोस्तों, तो आपको पता ही है कि हांगकांग में जो भी डेमोक्रेसी थी अब वो जा चुकी है। तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप पढ़ लीजिएगा, कुछ खास इसमें है नहीं। ये दिख रहा है आपको हांगकांग, यहाँ पे जो भी आपको येलो रंग में पोर्शन दिख रहा है वो हांगकांग है। मालदीव से एक न्यूज निकल के आ रही है। मालदीव स्लो प्रोग्रेस ऑन राइट्स अ कंसर्न। देखिए 2 साल हो गए मालदीवियन प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद साली को पावर में आने के बाद। ये इस बात को बोल के पावर में आए थे कि डेमोक्रेसी को रिस्टोर करेंगे। कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ चीजें अच्छी की हैं। सितंबर 2018 में जब ये जीते थे तो बहुत डिसिसिवली जीते थे। अप्रैल 2019 के जनरल इलेक्शंस भी इन्होंने जीते और सितंबर 2018 के प्रेसिडेंशियल पोल्स भी इनकी पार्टी ने जीते। अब देखिए, ये जो मालदीव है इसके सामने इस समय पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ग्रेव इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, कोरोना वायरस का लॉकडाउन लग गया, सिर्फ 5 लाख की इनकी आबादी है, लोग इनके यहाँ पे आने कम हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है इनकी टूरिज्म रिलाइड जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से ब्रेक डाउन कर चुकी है, पैसा आ नहीं रहा है। उसके बाद पिछली गवर्नमेंट के दौरान जो भी ह्यूमन राइट्स एब्यूसेस हुए थे, जो फॉर्मर इनकी गवर्नमेंट थी अब्दुल्ला यमीन की, उसमें जो ह्यूमन राइट्स एब्यूजेस हुए हैं उनके अगेंस्ट जस्टिस होगा, ये बोल के मोहम्मद सोली, इब्राहिम मोहम्मद सोली पावर में आए थे। हालांकि जस्टिस हुआ भी है बट अभी भी पूरी तरीके से चीजें नहीं हो पाई हैं। कुछ अच्छी चीजें की हैं प्रेसिडेंट सोली ने पावर में आने के बाद, जैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पास किया है, चिल्ड्रन प्रोटेक्शन एक्ट पास किया है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स को लेके और बहुत सारे डेवलपमेंटल फ्रंट्स को लेके जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स है थोड़ा धीमा है, इसलिए इनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ओके, फिर ये बोला जा रहा है कि भैया मालदीव्स के अंदर जो सोशल मीडिया है और जो आपका जर्नलिस्ट है वो अभी भी डर के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट पास हो चुका है, डिफेमेशन को डिक्रिमिनलाइज किया जा चुका है, तो ये अच्छी चीजें हैं। लेकिन अभी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच पूरी तरीके से नहीं आई है। जर्नलिस्ट और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अभी भी डर के माहौल में ऑपरेट कर रहे हैं, वो खुले आम बिना डर के काम नहीं कर पा रहे हैं। ओके, माइग्रेंट वर्कर्स की हालत काफी खराब है। कोविड-19 का लॉकडाउन लग गया, इकोनॉमी ठप हो गई, तो जैसे माइग्रेंट वर्कर्स इंडिया में परेशान हुए वैसे वो मालदीव में भी परेशान हुए। सम वर इवन ट्रीटेड एज क्रिमिनल्स फॉर प्रोटेस्टिंग टू ऑब्टेन देयर ड्यू पेमेंट्स। वो अपनी ड्यू पेमेंट्स मांग रहे थे, सरकार दे नहीं रही थी, सरकार बोल रही उनके पास पैसा नहीं है। तो ऐसी बहुत सी परेशानियां मालदीव को ही हो रही हैं। एक्चुअली में कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को ही तोड़ के रख दिया है। और फाइनली एक न्यूज निकल के आ रही, ईयर ऑन ईयर सितंबर में जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो 5.3% से बढ़े हैं। तो सितंबर 2019 में जो एक्सपोर्ट्स थे उससे 5.3% ज्यादा है सितंबर 2020 के एक्सपोर्ट, और इंपोर्ट्स गिर रहे हैं। तो भैया ईयर ऑन ईयर एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं 5.27% से, पहुंच गए 27.4 बिलियन इन सितंबर, और इंपोर्ट्स घटे हैं 19.6% से, पहुंच गए 30.31 बिलियन डॉलर्स। तो जो अब ट्रेड डेफिसिट है ना वो नैरो हो रही है। तो सितंबर 2019 में जो ट्रेड डेफिसिट थी वो थी 11.67 बिलियन डॉलर, इस साल वो केवल 2.51 बिलियन डॉलर पे आ गई है। कुछ और स्टैटिस्टिक्स आप देख सकते हो। एक बहुत अच्छा पॉइंट यहां निकल के आता है कि सितंबर 2019 में जो ट्रेड डेफिसिट थी वो थी 11.67 बिलियन डॉलर्स, अब वो आ गई है 2.91 बिलियन डॉलर्स पे। तो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि पैंडेमिक के
बारे में कुछ बताइए कि पैंडेमिक के रिस्पेक्ट में इंडियन इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ा है, तो आपके पास नेगेटिव चीजें तो बहुत होंगी, पॉजिटिव चीजों को बताने के लिए आपके पास कम पॉइंट्स होंगे, और पॉजिटिव चीजों में आप ये पॉइंट कोट कर सकते हो कि भैया हमारे जो कंपेरेटिव एक्सपोर्ट्स है वो थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं, इंपोर्ट्स घट रहे हैं, उसके चलते जो हमारी ट्रेड डेफिसिट है वो नैरो डाउन हो रही है। तो इससे क्या दिखेगा, इसके आपके आंसर में एक बड़ा पर्सपेक्टिव दिखेगा, तो आपके नंबर थोड़े ज्यादा हो सकते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 3 में चीज आपको काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।